हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इको का क्लास 9 का इको का चैप्टर 2, जो संसाधन के रूप में लोग मतलब ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन है एक रिसोर्स के रूप में कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, कैसे उन्हें रिसोर्स माना जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम थ्योरी और प्लस क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे सपोर्ट मटेरियल से ही। तो शॉर्ट में ही है सारी थ्योरी, उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मानव पूंजी दिया है, पहली हेडिंग हमारी है जो मानव पूंजी है। मानव पूंजी किसे कहते हैं? देखो, मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। जो इंसान है वो अपने ज्ञान से मतलब बहुत चीज़ें कर सकता है। जैसे कोई मशीनरी भी है तो उसे अब वो चलाता है तो श्रम है ना, वो तो अपनी, जब तक कोई इंसान नहीं होगा तो मशीन को वर्क करने के लिए तो दिक्कत होगी ना, जो हैंडल भी करना चाहिए, तो वो हमारे लिए एक मानव पूंजी हो गया। जैसे डॉक्टर हो गए, वो हमारे लिए एक मानव पूंजी हैं। साइंटिस्ट हो गए, वो हमारे लिए एक मानव पूंजी है। टीचर हैं, वो हमारे लिए मानव पूंजी हो गए। मतलब जो अपना काम कर रहे हैं, मतलब सब कई लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए कर रहे हैं, तो वो एक तरह से मानव पूंजी हैं, बहुत लोगों का जिनसे लाभ है। मानव पूंजी निर्माण, देखो मानव पूंजी निर्माण कैसे होती है? मानव संसाधनों का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा द्वारा और विकसित किया जाना। मतलब जो उनका स्वास्थ्य है वो और उनके द्वारा विकसित किया जाना, या शिक्षा को कौशल बढ़ाना, ये सब क्या है? मानव पूंजी में ही आते हैं। मानव संसाधन या अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि पूंजी इत्यादि से श्रेष्ठ है। जो मानव पूंजी है ये जो भूमि पूंजी हो गई और सारी तरह के हमारे जो एसेट लगभग, मतलब जो हमारे पूंजी हो गई तरह की रिसोर्स, उनसे ज़्यादा ये अधिक है, वैल्यू है इसके, क्योंकि ये संस्था स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकती। संसाधन स्वयं उपयोग नहीं, ये इनका मतलब जो मानव संसाधन या अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि पूंजी से अधिक है, क्योंकि संसाधन स्वयं ये अपना, मतलब जैसे कि अगर कोई डॉक्टर है तो अपना इलाज तो खुद तो करेगा नहीं, वो बहुत लोगों का इलाज करता है, बहुत से मरीजों का इलाज करता है। शिक्षक है जो वो खुद तो अपने लिए तो पढ़ेगा नहीं, जब वो पढ़ाएगा तो बहुत से लोगों को पढ़ाता है। जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं तो मतलब बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका फायदा हो रहा है। तो इससे एक तरह से क्या हो गया? मानव पूंजी हो गई। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील तथा संवेदनशील कारक है। मतलब ये सजीव है, एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल है। शिक्षा का महत्व, श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है। शिक्षा से क्या होती है? श्रम की गुणवत्ता बढ़ती है, किसी काम को करने की तरीका, टेक्निक अलग अलग आती है। परिणाम स्वरूप उत्पादकता में हुई वृद्धि देश में समृद्धि का योगदान देता है। जो शिक्षक मतलब अगर ज्ञान देता है तो उससे क्या करते हैं? वो जो अच्छे नागरिक, सब पढ़े लिखे नागरिक बनते हैं और देश तरक्की पे धीरे धीरे जाने के कगार पे आता है। जापान में मानव संसाधन पर अधिक निवेश किया गया। जो जापान देश है वो अपने लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, ताकि उनको उनके सुधार किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी शिक्षा पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी में पार्टिसिपेट करें और देश तरक्की पे जाए। इसी वजह से क्या है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों में तीन प्रमुख क्षेत्रों में जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्रियाकलापों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। जो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं वो तीन क्षेत्र हैं, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र है प्राकृतिक से जुड़ी क्रिया है, जैसे नेचुरल, जो प्राकृतिक है उससे जुड़ी जो क्रिया होती है उसे हम प्राथमिक कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र उत्खनन एवं विनिर्माण, जैसे फैक्ट्रियों में कुछ चीज़ उसका प्रोडक्शन किया जाता है तो ये द्वितीय, फैक्ट्री वगैरह जो है द्वितीय स्टेज पे आती हैं। और तृतीय क्षेत्र मतलब थर्ड स्टेज पे जो आते हैं वो जैसे लास्ट में, जैसे कस्टमर हो गए, उस चीज़ को उपभोग करते हैं, खा लेते हैं, मतलब जो चीज़ें लास्ट उसके बाद कहीं और नहीं जानी है, ठीक है, आगे नहीं बेची जा सकती, तो वो तृतीय क्षेत्र होता है। तो प्रथम क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट स्टेज में देखो, कृषि है, वानिकी है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये प्रथम स्टेज में आते हैं। यहाँ से कृषि किया, खेती की, तो उसको क्या करते हैं, अनाज वनाज काट के वो आगे बेच देते हैं। वन की है तो वहाँ जैसे फसल, वो पेड़ पौधे, बगीचा करना, उसमें फल वगैरह लगाना। पशुपालन किया, फिर उसे डेयरी खोल सकते हैं, दूध बेच सकते हैं, ठीक है ना, तो प्रथम से द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। मत्स्य पालन, मछली पाल ली, फिर आगे उसे बेच देते हैं, वहाँ से पैसा मिलता है। मुर्गी पालन में भी यही होता है। खनन में जैसे किसी चीज़ की माइल्स वगैरह खुदाई करना, ठीक है ना। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना। यहाँ से ये चीज़ें जो प्रथम क्षेत्र से वो चीज़ें उठा के यहाँ पे लाते हैं और उसको अलग रूप दे देते हैं, अलग रूप दे के फिर उसको आगे बेच दिया जाए। गन्ने से जैसे चीनी बनाना, कपास से सूत बनाना, और फिर यहाँ पे आके ये क्या करता है, इसका अंतिम क्षेत्र होता है वो जिसका उपभोग करते हैं, ठीक है। जैसे चीनी लाए हम लोग, चाय बना के पी गए, तो हमारे आगे तो किसी को हम बेच नहीं रहे क्योंकि हमने ख़त्म कर ली। और
उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करना। उत्पादन, अब जैसे जैसे हम सहयोग करते जाएंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। डिमांड जिसकी बढ़ती जाएगी उतना प्रोडक्शन होगा। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास, इसकी वजह से क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास होता है। अगर हम चीज़ को खाएंगे नहीं, कोई चीज़ हम खरीदेंगे नहीं, तो कंपनी बनाएगी क्यों? और कंपनी जब कोई चीज़ बनाएगी नहीं तो कृषि और खेतों से वो चीज़ें लेगी क्यों? तो जब हम खाए जा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो आगे से वो चीज़ें आ रही हैं। व्यापार, बैंकिंग, बीमा, ये सारी क्या है, तृतीय क्षेत्र में आती हैं। 7वां पॉइंट देखो, वह सभी क्रियाएं जो राष्ट्रीय आय में मूल्यवर्धन करती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। जो मतलब राष्ट्र की आय को बढ़ाती है उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया दो प्रकार की होती हैं, एक बाजार क्रिया होती है और एक गैर बाजार क्रिया होती है। बाजार क्रिया में कौन कौन सा आता है, जैसे वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए श्रमिक का भुगतान किया जाता है। इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल है। बाजार क्रिया में देखें, वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। इसमें सरकारी सेवा सहित वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। इसमें जो भी बाजारी क्रिया होती है, इसमें भुगतान दिया जाता है। मतलब कोई सा भी सामान हम जैसे बाजार से खरीदते हैं तो हमें पैसा देना होता है, भुगतान करते हैं। चाहे अब वहाँ पे कोई काम कर रहा हो, चाहे सेवा कर दे रहा हो, जैसे दुकान पे कोई हेल्पर लगा है, चाहे कोई सा भी काम कर रहा है, तो उसको क्या होता है, वेतन मिलता है। ये बाजार क्रिया में आता है। गैर बाजार क्रिया, स्व उपभोग के लिए उत्पादन, अपने उपभोग के लिए उत्पादन करना। इनमें प्राथमिक उत्पादों का उपभोग तथा अचल संपत्ति का स्वलेखा उत्पादन आता है। उदाहरण बागवानी, जैसे फूल वगैरह बाग लगा देना, फुलवारी बना लेना, ये अपने लिए सब करते हैं। जैसे गेहूँ चावल खेतों में सब्जी वगैरह उगाई अपने उपभोग के लिए। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारक साक्षरता दर तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य है। अगर साक्षरता दर जितनी ज़्यादा होगी उससे क्या होगी, जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ेगी, और जितना ही व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा उतने ही क्या होगा कि गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। स्वास्थ्य सही होगा तो कोई सा भी काम करने के लिए उनकी क्या होगी, कार्य क्षमता अधिक होगी, गुणवत्ता उनमें बहुत ज़्यादा होगी। सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा मतलब सबके लिए, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए सब में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जो प्राइमरी सेक्शन होता है, जो 8th क्लास तक का फ्री शिक्षा है, ठीक है ना, ताकि सब बच्चे पढ़ सकें। मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या। मतलब अगर हम मृत्यु दर या जन्म दर किसी चीज़ का गिनते हैं तो 1000 लोगों का स्केल लेते हैं और उससे देखते हैं कि 1000 लोगों में से कितने मर रहे हैं और कितने जिंदा हैं एक साल में। जन्म दर, इसी तरह से जन्म दर होता है 1000 विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या। 1000 में ये देखेंगे कितने बच्चे जन्म लेते हैं। शिशु मृत्यु दर, अब इसमें भी अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से जिंदा कितने हैं और कितने मृत्यु हैं, मर गए, ये देखा जाता है। शिशुओं की मृत्यु से होता है। जैसे अभिप्राय प्रति 1000 जन्म लेने वाले शिशुओं में से 1 वर्ष में कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, 1 साल से छोटे बच्चों की मृत्यु जो होगी वो मृत्यु दर कहलाएगी 1000 बच्चों में से। बेरोजगारी वह दशा या वह स्थिति है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब बेरोजगार हैं। जैसे एक निश्चित मजदूरी है और उस पर भी अगर काम करना चाहे तो उन्हें रोजगार ना मिले, तो ये क्या होगी, बेरोजगारी। बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, तो यहाँ देखो कितने प्रकार की बेरोजगारी है, 3 प्रकार की। कैसे बेरोजगारी के प्रकार, एक मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी। अब मौसमी बेरोजगारी तो मतलब जैसे गांव में होती है, सीजन आया खेती कर ली, फिर उसके बाद खाली बैठे पड़े हैं। सीजन आया कोई काम कर लिया, फिर उसके बाद बंद पड़ा है, ठीक। तो इसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे जब लोग वर्ष के कुछ महीने में रोजगार प्राप्त नहीं करते, साल में जैसे 4-5 महीने 5-6 महीने काम किए, फिर बाकी दिन बैठ के खाली खाने का वाला काम रह जाता है, कोई काम नहीं होता, तो ये मौसमी बेरोजगारी होगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे 4 व्यक्तियों का काम 8 व्यक्तियों के द्वारा करें। अब काम 4 लोगों का है, अब उसमें क्या कर रहे हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। मतलब बेरोजगार है तभी तो वहां जाके काम करना शुरू करें ना, नहीं तो खाली होते अगर खाली नहीं होते वो लोग और कहीं उन्हें रोजगार मिला होता तो वहीं 4 लोगों के बीच में काम क्यों करते हैं, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सोच रहे हैं हमें भी मिल जाए, उन्हें भी मिल जाए, सब कमा लें।
शहरी बेरोजगारी कैसे होगी? डिग्रीधारी युवक रोजगार पाने में असमर्थ, मतलब डिग्रियां सबको मिल गई है लेकिन उनमें क्या है, कैपेबिलिटी नहीं है कि उन्हें जॉब मिल सके, तो ये भी एक तरह से बेरोजगारी हो गई। राष्ट्र नीति का लक्ष्य, अब राष्ट्र नीति का लक्ष्य क्या है कि जो राष्ट्र की जो नीति है उसका लक्ष्य है कि जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पौष्टिक सेवा तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। मतलब जो सभी लोगों तक है वो स्वास्थ्य सेवा से लेकर पौष्टिक आहार तक और परिवार कल्याण तक की सुरक्षा और उनको स्वस्थता देने का इनका काम है, लक्ष्य बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ तक तो चैप्टर का हो गया। अब इसके बाद करते हैं हम, थ्योरी हो गई, अब क्वेश्चन करते हैं। अब जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनको देखते हैं। दिया है पहला कि सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया जाता है? तो पहले पता है कि जो सरकारी स्कूल के एडमिशन है वो 5 साल के बाद ही होते हैं, तो ऑलवेज जो दिया होगा वो 7 साल तो दिया नहीं होगा, 8 साल भी नहीं होगा, 9 साल भी नहीं होगा। जब 5 साल एडमिशन ही होता है तो 6 साल से ही जोड़ा जाएगा, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु, तो ये दूसरा वाला सही है, सेकंड नाम, ठीक। शिक्षित बेरोजगारी कौन कहते हैं कि शिक्षित बेरोजगार कौन है? अभी हमने पढ़ा शिक्षित बेरोजगारी कैसी हो गई? वह व्यक्ति जिसके पास डिग्री है रोजगार नहीं है। तो सीधी बात हो गई कि जो व्यक्ति है जिसके पास डिग्री है पर रोजगार नहीं है। और शहर में रहने वाला निरक्षर बेरोजगार, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला मजदूर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो सकता है? जैसे कि जो जिसके पास डिग्री हो, जैसे कोई है वो पढ़ा लिखा अच्छा हो और उसके पास रोजगार नहीं है, तो समझो क्या हो जाएगा, वो शिक्षित बेरोजगार, तो पहला वाला सही हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन सी हैं? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी क्रिया होती है? जैसे अभी देखा था उसमें देखो, कृषि और मत्स्य पालन, चरखा चलाना और सूत काटना, कृषि और परिवहन, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृषि परिवहन ये है नहीं। चरखा ये द्वितीय में आएगा, क्योंकि पहले कपास से बनेगा तभी तो सूत बनेगा, उसके बाद सूत काटना ये सब होगा। और कृषि और मत्स्य पालन, ये कृषि होगा, कपास कृषि में पैदा होगा तभी जाके आगे जाएगा तो सूत की कटाई होगी, नहीं तो। और मत्स्य पालन है, ये सारे क्या होंगे? प्राथमिक क्षेत्र, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है चौथा, जापान डैश संसाधन में अधिक निवेश करता है। तो जापान अपने लोगों पर ज़्यादा खर्च करता है, तो होगा मानव संसाधन। जनसंख्या की गुणवत्ता किन किन बातों से है? साक्षरता दर एवं क्या है? जीवन प्रत्यक्षता, स्वस्थ, ठीक है ना, जीवन प्रत्यक्षता होगी, इस पर निर्भर करता है। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने में राज्य और स्थानीय सरकार ने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया है? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? सर्व शिक्षा अभियान चलाया है, जिसमें सबको 6 साल से 14 साल के बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाए और उनके पोषण का भी ध्यान दिया जाता है। पोषण के लिए क्या किया जाता है? मिड डे मील चलाया जाता है, जिसमें तरह तरह के आइटम्स अलग अलग लिस्ट में बनते हैं, जैसे आज कुछ बना तो कल कुछ और बन रहा है। न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है बच्चों के लिए, 8th क्लास तक ये मिलता है। हाँ, मिड डे मील उसको कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्रदान, ये हो गया। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की गई एक योजना कौन सी है? सर्व शिक्षा अभियान में, शिक्षा अभियान में बढ़ाने के लिए कौन सी उनकी योजना है? सेतु पाठ्यक्रम या स्कूल लौटे शिविर। सेतु मतलब पुल, वापस आना, वापस रिटर्न कर दिया, पुल इस पार से उस पार जाना, तो एक स्कूल तक उनको एक सुविधा बना दी गई। जैसे स्कूल लौटे शिविर, स्कूल वापस लौटे, एक शिविर टाइप का उन्होंने चला दिया। भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर एजुकेशन कहाँ पे है? केरल। केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें 97-98% तक है। गैर बाजार क्रियाकलाप क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा है, गैर बाजार क्रियाकलाप कौन सा होगा? सॉरी, यहाँ पे 9th क्वेश्चन देखते हैं। मिड डे मील या दोपहर का भोजन का लक्ष्य क्या है? जो मिड डे मील दी जाती है इससे क्या होता है, क्या फ़ायदा है? विद्यालय में जैसे जो स्कूल जो बच्चे जाते हैं उनकी उपस्थिति को बढ़ावा देना। जैसे जो गरीब घर के बच्चे होते हैं जिनको खाने को सही से नहीं मिलता, तो उनके माँ बाप अब स्कूल फ्री है,
तो वो क्या करते हैं, ड्रेस वगैरह सब स्कूल से ही मिल रही है, अब उनको कम से कम एक टाइम का खाना तो मिल रहा है, इसी बहाने वो स्कूल भी जाके पढ़ रहे हैं। तो एक तरह से उन्हें बढ़ावा देने के लिए मिड डे मील स्टार्ट किया गया, और बच्चे खाने के लालच में स्कूल जाते हैं। अब खाना तो एक ही टाइम मिलेगा, खाना खाने का, लेकिन उसके उस टाइम में उन्हें पूरी एक्टिविटी स्कूल की निभानी होती है, जिससे बच्चा धीरे धीरे पढ़ने में लग जाता है और उनका पोषण भी सुधर जाता है। अच्छे तरह से अगर भोजन दिया जा रहा है तो बच्चों के पोषण में भी सुधार आता है। गैर बाजार क्रिया कौन सी हो गई, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन किया जाना, अपने लिए अब खेती करना, बागानी करना, ये सब क्या हो गया, गैर बाजार क्रियाकलाप हो गए। जीएनपी, जीएनपी का अर्थ क्या होगा, जीएनपी का अर्थ क्या हो सकता है, जीएनपी का अर्थ है नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसका हिंदी में होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो लिख लेना इसका 11th का। उसके बाद आता है 12th पे। 12 दिया है, निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया सेवा क्षेत्र क्रिया नहीं है, बैंकिंग, परिवहन, संचार, कृषि। देखो बैंकिंग भी सेवा क्षेत्र में आती है, परिवहन भी सेवा क्षेत्र में आ गया, और संचार भी, बस एक कृषि जो है कि सेवा क्षेत्र में नहीं आती है, ठीक है ना, कृषि सेवा क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई कच्चा माल खरीदता है तो वो प्रोडक्शन के लिए जाता है, और या तो अपने लिए करते हैं। संचार है, जैसे इधर से उधर कुछ चीज़ पहुँचाना, बातें करना, या फिर टेलीकॉम से हो गया। बैंकिंग है, पैसे की सेवा, बैंक में खाता खुला लिया, पैसा रखना, उसकी सेवा लोगों को मिलती है। परिवहन है, ट्रैवल कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 13 दिया है कि वाक्य कथन को सही कीजिए, भारत में कर्नाटक राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो ये कर्नाटक नहीं होगा, यहाँ पे केरल कर लेना, ठीक है, केरल हो जाएगा। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ होती है। शिक्षित बेरोजगारी, जब शिक्षित ज़्यादा लोग कहाँ है, शहर में है, तो ग्रामीण में तो हो ही नहीं सकती, तटीय क्षेत्र की बात ही अलग है, और शहरी क्षेत्र, तो यहाँ पे आ गया हमारा शहरी क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे शहर में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संकल्पना दी है, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्तियां होती हैं। तो शिक्षित और जो स्वस्थ लोग होते हैं वो संपत्ति किसकी होती है, देश की। क्यों, क्योंकि जनसंख्या की ये गुणवत्ता हो गई, और यहाँ दिया है जो इसका कारण, जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। इससे पता चलता है कि देश के लोग कितने शिक्षित हैं, कितनी जनसंख्या गुणवत्ता है, मतलब यहाँ कितने अच्छे शिक्षित लोग हैं और देश को सपोर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे उतना ज़्यादा ही देश विकसित होगा, समृद्ध होगा। तो यहाँ पे दिखा विकल्प दिया है, संकल्पना सा, और जो यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारे संकल्पना दी हुई है और ये कारण दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है, तो सही व्याख्या करता है, तो ये हो गया ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है हमारा 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन। अब 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से लघु दीर्घ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है। तो मतलब दोनों के बारे में यहाँ पे देना है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है, इनके बारे में बताओगे, तो मतलब पहले प्राथमिक क्षेत्र बता दो और द्वितीय क्षेत्र, तो इसमें पता ही है दोनों। इससे अब बताना कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं। तो इनकी भिन्नता, प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र जो होता है उसमें क्रियाएं सीधी भूमि और जल से संबंधित होती है। प्राथमिक क्षेत्र मतलब जमीन से ज़्यादातर जुड़ा होता है, बेसिक चीज़, ठीक। और द्वितीय क्षेत्र में आएगा, क्रिया वस्तु के निर्माण से जुड़ी होती है, ये जमीन से जुड़ा होता है, और द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद आता है, तो उसका हम विनिर्माण करते हैं, दोबारा से उसको यूज़ करके कुछ और बनाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है, प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं पर आधारित होती है। ये जो प्रथम क्षेत्र होता है ये क्या है, नेचुरली डिपेंड करता है, प्राकृतिक द्वारा जो मिली होती है, जैसे ज़मीन हो गई, उसमें खेती करना, पानी हो गया, ये सारी चीज़ प्राकृतिक है। द्वितीय क्षेत्र में जो आता है वो क्या, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होता है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है, वहाँ से जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसको लाते हैं फैक्ट्री में और उसको हम यूज़ करते हैं और कुछ और बनाते हैं, जैसे आलू से चिप्स बना देते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से हमें आलू मिला खेत से, उसको लाए और उसको काट के हमने क्या किया, चिप्स में कन्वर्ट कर दिया। अब और जैसे उसमें उदाहरण देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है, एक एक उदाहरण दे देते हैं। तो कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे इसके उदाहरण हो गए। और द्वितीय क्षेत्र में उदाहरण जैसे कि कागज़ तैयार करना, कपड़ा हो गया, चिप्स हो गए, और काम करना, पैकिंग मतलब उसको कर देना। तो ये तो पहले का हो गया। उसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि मतलब शिक्षा कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिना एजुकेशन के मतलब मानव पूंजी निर्माण नहीं हो सकती। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है,
अगर शिक्षा ही है इंसान के अंदर तो वो क्या करेगा, अपना हर तरीके से डेवलपमेंट कर सकता है, अपना विकास कर सकता है, जिसके द्वारा वह ज्ञान और कौशल में निपुण हो जाता है। जब अगर अच्छी शिक्षा उसके पास है तो ज्ञान और अपने अंदर के जो मतलब कौशल है उसको निखार सकता है, कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षा मानव को इस योग्य बनाती है कि वह अच्छी नौकरी या पेशा तथा अच्छी आय प्राप्त कर सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा है जो इंसान को अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन, सब कुछ दिला सकती है। शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है तथा नई दिशाएं देती हैं, उनको विस्तृत क्षेत्रों में पहुंचाती है, अलग अलग क्षेत्रों तक उनकी पहुंच बढ़ाती है और उनको विस्तार देती है, नई नई दिशाओं में उनकी विस्तार होता है, मतलब फैलाव बढ़ता है उनका। मतलब जैसे बिजनेस डाल दिया तो बिजनेस फैलने लगा, नई नई टेक्नोलॉजी से बढ़ाना शुरू कर दिए, तो उसके पहले उन्हें एजुकेटेड होना जरूरी है, उन्हें पहले पढ़ा लिखा होना जरूरी है। उनके पास जब तक किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है वो आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है? कह रहा कि शिक्षा की तरह ही क्या मानव पूंजी भी जो स्वास्थ्य है मानव पूंजी को नुकसान देता है या फायदा पहुंचाता है? तो जैसा हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा था कि मानव पूंजी में स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर इंसान हेल्दी नहीं होगा, जैसा कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग बसता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग बसता है। जब स्वस्थ दिमाग होगा, शरीर स्वस्थ है तो दिमाग स्वस्थ होगा तो अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे तरक्की करोगे, ठीक। तो इसलिए स्वास्थ्य क्या हो गया, डिपेंड करता है। तो इसके पॉइंट देखते हैं। स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। जो अपना कल्याण करने के लिए, अगर तुम स्वस्थ नहीं हो तो अपने ही लिए मरीज बने रहोगे। और अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। वो अपने शरीर में ही बोझ बन गए, अपने घर वालों के लिए ही बोझ बन गए, क्योंकि फालतू का पैसा तुम खर्च करोगे। अस्वस्थ हो, बीमार हो तो फालतू का पैसा जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो बहुत पैसा बचेगा, फालतू की चीज़ें, मतलब टाइम नहीं लॉस होगा, हम अपना पढ़ाई में ध्यान करेंगे, आगे हम तरक्की कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो किसी काम प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है, उत्पादन करा सकता है। मरीज है तो वो क्या करेगा, वो तो घर जाके आराम करेगा ना बेड पे, तो उसकी गिनती कम हो गई। अगर वो उसमें ऐड करेगा तो उनका दोगुना काम बढ़ सकता है किसी काम को, और देश की तरक्की में सहयोग दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान जो चला था उससे क्या समझते हैं? सर्व शिक्षा अभियान में किन उम्र के बच्चों को पढ़ाया जाता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। तो इसका है आंसर, सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी स्कूल बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रखा है। तो ये सबका मतलब हो गया कि सब बच्चों को दिया जाए, एजुकेशन फ्री कर दी गई। ये 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है और किताबें मिल रही हैं, मतलब हर सुविधाएं स्कूलों से मिल रही है ताकि बच्चे आके आसानी से पढ़ सकें। मानव पूंजी निर्माण से क्या अभिप्राय है? तो अभी हमने मानव पूंजी पर बात की है, फिर से इस पर आ गया क्वेश्चन। देखो आंसर क्या है, जब पहला पॉइंट लिखेंगे, जब विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, और यह भौतिक पूंजी निर्माण की भांति देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। एक शिक्षित, पढ़ा लिखा और स्वास्थ्य जो नागरिक होगा वो भौतिक पूंजी में बढ़ावा देगा, जो हमारी जो देश को सपोर्ट करेगा, देश की उत्पादकता बढ़ाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है? जो राष्ट्रीय नीति होती है उसका लक्ष्य क्या रखा गया है? तो राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य, ये जनसंख्या नीति है, क्वेश्चन में दिया नहीं है। राष्ट्रीय नीति जो होती है जनसंख्या पर आधारित है। जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण और पौष्टिक आहार तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। इनको मतलब अच्छा खाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ताकि ये अच्छे से आगे विकास कर पाएँ, ताकि देश की तरक्की हो। नहीं तो ज़्यादातर कहेंगे गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा, पढ़ने को नहीं मिल रहा। तो गरीबी यही है ना। जब अच्छा पढ़ेंगे, खाएंगे, अच्छे स्वस्थ रहेंगे तो अपना काम, अपना रोजगार खुद कर सकते हैं, जिससे उनकी तरक्की होगी तो देश की तरक्की होगी। जिसमें से पॉइंट में दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोला जाना, इसके आधार पर जिससे पढ़ाई अच्छी कर सके बच्चा, फ्री में उन्हें एजुकेशन दे रही है नवोदय विद्यालय। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, सबके लिए उन्हें शिक्षा को खुले तौर पे फ्री कर दिया है 14 साल तक के बच्चों को। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा द्वारा जनसंख्या को कुशल बनाना, मतलब व्यावसायिक तरीके से, व्यापारिक तरीके से उन्हें नई नई तकनीक देना, शिक्षा की तकनीक बढ़ाना, जिससे वो अच्छी सी कुशल योग्यता निखार पाएँ और वो अपना बिजनेस, कुछ अपना रोजगार कर पाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे वो सपोर्ट उन्हें मिले।
7वां क्वेश्चन है बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप में अंतर। तो गैर बाजार क्रियाकलाप क्या होते हैं, पहले उसको देखते हैं। वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रिया क्या होती है, बाजार क्रियाएं होती हैं। उनमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान उत्पादन किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, रिक्शा चालक आदि, ये सब क्या हैं, बाजार वाले हैं, इनको तनख्वाह पैसा मिलता है जिससे करते हैं। और गैर बाजार क्रिया जैसे हो गई अपने लिए करना, फ्री में कोई काम करे, अपने लिए कर रहे तो उसके लिए पैसा थोड़ी ना देंगे। जैसे स्व उपयोग के लिए उत्पादन करना गैर बाजार क्रिया है। और प्राथमिक वस्तुओं का समायोजन करके स्वयं उपभोग किया जाता है। प्राथमिक उत्पादकों का उपभोग तथा अचल संपत्ति का स्व उपयोग, मतलब जैसे बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है उसका हम खुद ही उपयोग कर रहे हैं, हम किसी को रेंट पे तो नहीं दे रखे जिससे हमें फ़ायदा हो, तो ये क्या होगा, अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। बड़े घर में हम रह रहे हैं तो उसका किराया थोड़ी ना हमें मिल रहा है, या हम किसी को दे रहे हैं, किसी को कोई फायदा नहीं, तो वो क्या हो गया, गैर बाजार वाला हो गया। तो अब आता है 8वां क्वेश्चन हमारे पास, बेरोजगार कौन। तो बेरोजगार कौन होगा, जिसके पास रोजगार नहीं होगा, जिसके पास नौकरी नहीं होगी। बेरोजगार वह व्यक्ति है जो शारीरिक मानसिक दृष्टि से कार्य करने के लिए सक्षम है परंतु रोजगार नहीं है, मतलब वो हष्ट पुष्ट है, ज्ञान पढ़ा लिखा भी है, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कमाने का कोई रास्ता नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बेरोजगार। बेरोजगारी से आपका क्या अभिप्राय है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी वह दशा या अवस्था है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक लोग रोजगार प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब एक निर्धारित मजदूरी है जिस पे काम करने वाले के लिए राजी हैं लेकिन काम ही नहीं मिल रहा। उन्हें काम तो ठीक है, इतने ठीक है, इतनी सैलरी पे हम कर लेंगे, लेकिन उन्हें काम मिल ही नहीं रहा, करें भाई हमारे पास काम ही नहीं है, तुम चाहे इसे कम सैलरी पे कहो तब भी नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या होगा, बेरोजगारी एक तरह से ही है। इससे प्रभाव क्या होगा, बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है। ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी होगी तो अर्थव्यवस्था क्या होगी, डाउन चली जाएगी। बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि समाज में जब अच्छा कमाने खाने वाले लोग नहीं रहेंगे तो ज़्यादा लोग कमज़ोर वर्ग आएंगे, ठीक है ना, गरीब वर्ग में आएंगे, तो इससे देश की गरीबी स्थिति ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो बेरोजगारी के 3 प्रकार हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, जैसा पहले बता ही दिया है, फिर भी देख लो। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब वो हो गई, प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जैसे कि काम एक लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे 4 लोग उसी काम को कर रहे हो, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। जैसे कोई काम एक कर सकता है लेकिन उसी सैलरी में 4 लोग काम कर रहे हैं, तो भाई रोजगार की कमी है, इसीलिए तो क्या होगी, वो कई लोग काम करने लगे, उसमें थोड़े थोड़े पैसे में एडजस्ट करें, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी हो गई। मौसमी बेरोजगारी मतलब वो हो गई कि जैसे देहात में, गाँव में होता है कि एक सीज़न आया और उसमें हमने काम कर लिया, फिर बैठे हो गए, कुछ दिन हमें काम मिला फिर उसके बाद बैठे हैं, तो ये क्या होगी, मौसमी बेरोजगारी हो गई। शिक्षित बेरोजगारी मतलब पढ़ा लिखा इंसान है लेकिन फिर भी उसके योग्य उसे काम नहीं मिल रहा, तो वो काम नहीं कर पा रहा, नौकरी नहीं मिल रही, तो ये क्या हो गया, शिक्षित बेरोजगारी हो गई। अगला क्वेश्चन है 11वां, जो मानव पूंजी अन्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। जो मानव पूंजी है इन सब, जैसे भूमि हो गया, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी से कैसे श्रेष्ठ है, तो इन सब के बारे में बताना है एक एक करके। जैसे पहला पॉइंट है कि अन्य संसाधन अपना स्वयं का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जो अन्य संसाधन है वो अपना स्वयं का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधों का प्रयोग किया करता है, ठीक है ना, तो मानव करता है इनके लिए। खनिज, दूसरा पॉइंट, खनिज और मूल्यवान संसाधन भूमि के नीचे ही दबे रहेंगे यदि मानव उन्हें खोद कर ना निकाले। जैसे खनिज पदार्थ अगर ज़मीन के नीचे से ना खोद के निकाले, कोयला और ये सारी चीज़ें हैं, तो निकलेगा ही नहीं, सब उसी में रह जाएगा। तो मानव इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि वो उसकी रिसर्च करता है, उसे खोद के निकालता है, सारी चीज़ें, मेन काम तो वही करता है, मानव ही करता है। मानव, थर्ड पॉइंट है, मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्राकृतिक संसाधन को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तन करता है। जैसे कि इंसान अपने ज्ञान से, बुद्धि से किसी चीज़, कोयले से हीरा निकाल लेता है खोद के, उसको तराश के उसकी क्वालिटी, कीमत बढ़ा देता है। तो हर एक चीज़ इंसान के अंदर क्वालिटी है, तो बिना इंसान के कुछ भी संभव नहीं है। अब है चौथा पॉइंट, शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव पूंजी में निवेश अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान देता है। उदाहरण के लिए जापान ने मानव पूंजी में निवेश कर विशेष तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य में कुशलता एवं तकनीकी द्वारा अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और देश अमीर हो गया। अब जापान ने क्या किया, लोगों को सपोर्ट किया, अपने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और आगे तरक्की दिलाना गया, जिससे क्या हो गया, देश आज ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल गया, टेक्नोलॉजी आगे से आगे बढ़ने लगी है।
अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? प्रत्येक के विषय में उदाहरण सहित संक्षेप में लिखें। तो अर्थव्यवस्था के जितने क्षेत्र हैं उनके बारे में लिखना है और उदाहरण के साथ बताना है। तो एक एक करके पॉइंट करेंगे। तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। तो प्रथम क्षेत्र में देखते हैं, पहला पॉइंट में उदाहरण, प्रथम क्षेत्र हो गया, उसका उदाहरण हो गया कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनिज। ठीक। दूसरा पालन हो गया द्वितीय क्षेत्र का। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से उदाहरण आएंगे? लकड़ी चीरने का काम, कागज बनाने का काम, कपड़ा बनाने का काम, सूत काटने का काम, ये सारा काम क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र में आ गया। तृतीय क्षेत्र को है, इनका तीसरा जो क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र है, उसमें उसके उदाहरण क्या होंगे? व्यापार हो गया, संचार हो गया, परिवहन, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि सेवाएं। ये सेवा प्रदान कर जो मिलती है इनमें, ये क्या होगा? तृतीय क्षेत्र में आ गया, जो सेवा मिलती है उनको। 13वां क्वेश्चन है, भारत में साक्षरता दर का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा के माध्यम से सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। साक्षरता दर को बताएं और सरकार ने जो कि इनमें क्या प्रयास किए हैं उसको समझाना है। भारत में साक्षरता दर का वर्णन कीजिए तथा शिक्षा के माध्यम से सरकार ने क्या प्रयास किए हैं उसको समझाना है। तो इसका आंसर होगा, देखो, साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों व अधिकारों का पालन करने व लाभ उठाने का माध्यम भी है। ठीक है ना। शिक्षा जैसे प्राप्त करेंगे उसे ही क्या करेंगे? अच्छा लाभ, अच्छे अवसर उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते? जो अनपढ़ गंवार हैं वो क्या लाभ उठाएंगे? तो कहेंगे हम तो अंगूठा छाप हैं, अच्छी जगह पोस्टेड नहीं हो सकते, अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती उन्हें। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% हो गई, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% हो गई है। तो यहाँ पे इनकी शिक्षा दर है, जिसमें पुरुषों की शिक्षा दर क्या है? ज़्यादा ही है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम। अब सरकार ने इनके लिए क्या क्या किया? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम उठाया सरकार ने, सबको शिक्षा मिले। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किया ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आके स्कूलों में पढ़ सकें। विद्यालयों में दोपहर के भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था कराई, जिससे बच्चे खाने के लिए चाहे जैसे भी हो, कम से कम घर के बच्चे भी आके पढ़ सकें। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई है? क्या आप कोई समाधान सुझा सकते हैं? जो शिक्षित बेरोजगारी है वो भारत के लिए कैसे एक समस्या बन गई है? जो शिक्षित बेरोजगारी है भारत के लिए किस प्रकार एक चुनौती बन गई है, कह रहा है कि क्या आप कोई सुझाव दे सकते हैं? मतलब कैसे है, इसको बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो दिया जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है, इसका आंसर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में विकास की गुंजाइश है, कि वहाँ उनको डेवलप की ज़रूरत है, विकास करना चाहिए की गुंजाइश है। और अधिकांशतः शिक्षित लोग तृतीय क्षेत्र की सेवाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जहाँ नौकरियाँ सीमित हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के क्या कहते हैं? नौकरी की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नौकरी क्या है? लिमिटेड है, और पहले और दूसरे क्षेत्र में आना नहीं चाहते। सीधे उन्हें चाहिए कि हम कुछ ना लगाएं और हमें नौकरी मिल जाए, हम फोकट में कमाते रहें, हमारा कुछ ना लगे, बस हमें सैलरी मिलती रहे। तो इस तरीके से तो होगा नहीं। जहाँ नौकरियाँ सीमित हैं, अतः शिक्षित युवक डिग्री होते हुए भी बेरोजगार है। जब कोई काम करना नहीं चाहेगा तो बेरोजगारी तो मिलेगी। और विदेश में नौकरी पाने वाले इच्छुक युवकों के पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वह विदेश जा सकें। अब उनके पास इतनी सुविधा नहीं है कि विदेश जाके वो कोई नौकरी कर सकें या कुछ कर सकें। अंततः यह समस्या भारत के लिए जटिल होती जा रही है, और यही कारण है कि ये समस्या भारत के लिए बहुत जटिल होती जा रही है। अब आता है 15वां क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के कारण लिखिए। भारत में किन कारणों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है? बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय भी दीजिए। अब कारण बताओ और उपाय भी। तो अच्छा, उपाय तो इसमें भी पूछा था 14 में, तो क्या कर सकते हैं? इसके जो 14 क्वेश्चन के जो था सुझाव पूछा है ना, सुझाव और उपाय दोनों एक ही चीज़ हो गई। तो 14 क्वेश्चन में जो सुझाव है उसको बता। इसमें क्या होना चाहिए? स्कूलों कॉलेजों में व्यावसायिक विषयों को पढ़ाने और लिखने की व्यवस्था शुरू की जा सकती है, ताकि वह अपना कोई काम शुरू कर सके। जैसे आजकल तुम्हारे स्कूलों में देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस शुरू किया गया है। बच्चों को 2-2 हज़ार रुपये देके बिजनेस करने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसमें से अगर बच्चों के अंदर टैलेंट होगा तो वो अपना क्या करेंगे? बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, जिससे उन्हें नौकरी के पीछे नहीं भागना है। अगर वो आज अपना बिजनेस में दिमाग लगा रहे हैं, उनके पास स्किल है बिजनेस डेवलप करने की, तो कल को पढ़ाई करके वो सीधे बिजनेस डेवलप कर लेंगे। औद्योगिक परीक्षण केंद्र,
आईआईटी खोले जाएं ताकि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को वहाँ किसी व्यवसाय संबंधी ट्रेनिंग दी जा सके, फिर वह चाहे नौकरी प्राप्त करे या ना करे अपना कुछ ना कुछ काम शुरू कर सकता है। टेक्निकल चीज़ कुछ भी सीख ली तो वो अपना काम करके अच्छा पैसा, बल्कि नौकरी से अच्छा पैसा कमा सकता है इंसान। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत की बेरोजगारी के कारण क्या है। भारत में जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या है, उसके उपाय बताइए। तो दूर करने के उपाय जो हैं, 15वें का, भारत में जो बेरोजगारी है उसके कारण क्या क्या है। बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद आता है कृषि क्षेत्र में विकास की धीमी गति। अब ज़्यादा लोग कृषि खेती करना नहीं चाहते तो कमी तो आएगी। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र सीमित हैं। औद्योगिक क्षेत्र सीमित हैं, सेवा क्षेत्र सीमित हैं, जैसे संचार सुविधा और परिवहन की सुविधा, किसी चीज़ को लाने ले जाने सामान की सुविधा, ये सब भी इसमें भी दिक्कत हो रही है। और शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है। जो शिक्षा पद्धति व्यवहारिक नहीं है उसकी वजह से भी तकनीकी विकास अव्यवस्थित है। जो तकनीकी विकास है उनका वो व्यवस्थित ढंग से नहीं है। ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर प्रस्थान, ठीक है ना, जैसे कि ग्रामीण लोग शहरों की तरफ चले जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है, खेत में मजदूरी करने वाले कम हो गए, खेती कम हो रही है, जिसको हम डेवलप नहीं कर सकते, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी आ रही है ना। अब वो सीधे शहर में चले आए कि कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, तो शहर में भी नौकरी रखी थोड़ी ना है। यहाँ पे भी कोई काम करोगे तो कुछ पढ़े लिखे इंसान होने चाहिए। सभी शहर में आके क्या करोगे, बेरोजगारी बढ़ रही है। गाँव में रह के तो इंसान कुछ ना कुछ कर सकता है। और यहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा अगर कुछ अपनी टेक्निकल स्किल सीख के कुछ काम प्राइवेट में करना चाहता है तो अपना काम करके एक रोजगार बन सकता है, ठीक है।